हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अजान। मैं नाना तो जी। यार अफ्रीकन्स को हिंदू होता देख पूरी इस्लामिक वर्ल्ड की जल भुन गई। अच्छा, हाँ अफ्रीकन में हाँ देखते हैं वीडियो, वॉच यार, करते ये हैं। अफ्रीकन भी क्या हिंदुइज्म अडॉप्ट कर रहे हैं क्या? लेकिन अब ये वॉच करेंगे, वीडियो का टाइटल ही ऐसा है। हाँ। ये तो वॉच करने के बाद ही हमें पता लगेगा कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई कि अफ्रीका के अंदर किस तरह से हिंदुइज्म फैल रहा है। तो कानून करते हैं स्टार्ट। केन्या में रथ यात्रा, कृष्णा आरती, मॉरिशस भगवान शिवा की 5th टॉलेस्ट स्टैचू, घाना में गणेश चतुर्थी, उनकी देवी आरती, युगांडा के हिंदू भक्त, सूडान की ट्रेडिशनल वेडिंग सेरेमनी और यज्ञ। इंडिया से हिंदू सबसे ज्यादा कहाँ पे माइग्रेट होते हैं? वेस्टर्न कंट्रीज, राइट? अफ्रीकन कंट्रीज तो नहीं ना। लेकिन एक प्रोमिनेंट इंटरनेशनल थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के डेटा के हिसाब से अकेले अफ्रीका में ही पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट से 2.5 गुना ज्यादा हिंदूज हैं। सो क्या ये हिंदूज इंडियन माइग्रेंट्स नहीं बल्कि अफ्रीकन हिंदूज हैं? टॉप 30 कंट्रीज विद हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन में भी 4 देश तो सिर्फ अफ्रीका से ही है, जबकि यूरोप से खुद सिर्फ 2 ही देश है, गिब्राल्टार और यूके। ये है घाना, अफ्रीका की कंट्री जिसमें 10 सालों में हिंदूज की आबादी 12,000 से 2.5 लाख हो गई है। सो क्या ज्यादा से ज्यादा अफ्रीकन हिंदूज बनते जा रहे हैं? वेल एक्चुअली इट्स नॉट ऑल दैट सरप्राइजिंग, क्योंकि अफ्रीका के कई सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस हिंदुइज्म से एक्चुअली काफी मिलते हैं। मुंदरी नाम की एक मेजर अफ्रीकन ट्राइब ऐसी है जो काउज, गाय को प्रोटेक्ट करने के लिए लिटरली AK-47 भी चलाने को तैयार है। फैक्चुअली भी देखे तो कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स काउस को गॉड विद वेट नोज कहते हैं और उन्हें देवलोक यानी कि गॉड्स रेल्म और भूलोक यानी कि अर्थ के बीच का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मानते हैं। प्लस काउ यूरिन, इन कल्चर्स में भी काउ यूरिन के एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज को काफी स्ट्रांगली बिलीव किया जाता है। सो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा सिमिलर है हमारे हिंदुइज्म से। ऑल्सो जरा इन्हें देखो, ये है अफ्रीकन गॉडेस मामी वटा, जिन्हें अफ्रीका के 20 से ज्यादा देश और 50 से ज्यादा कल्चर्स पूजते हैं, वर्शिप करते हैं। एंड क्या आपको ये किसी तरह से सिमिलर नहीं लग रहे हैं? यस, ये बिल्कुल हमारे हिंदू गॉड शिवा की तरह दिखते हैं। फिजिकल अपीयरेंस, गले में नागराज से लेकर उनकी आइडेंटिटी यानी कि मामी वटा एक वाटर एसोसिएटेड देवी है, वहीं सबको पता है कि शिवा की जटाओं से गंगा बहती है, ऐसे माना जाता है हिंदुइज्म में। अफ्रीकन डीटी ओगुन को भी देखे तो उनका अपीयरेंस भी मुरुगन स्वामी की तरह काफी ज्यादा सिमिलर है। और इजिप्शियन गॉडेस आइसिस और काली माता के सिर्फ फिजिकल फीचर्स ही नहीं बल्कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी काफी ज्यादा सिमिलर है। उनके लिए भी ये डीटी फीमेल पावर और डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इस सब से यही समझ में आता है कि इंडियन कल्चर और अफ्रीकन कल्चर एक दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्टेड है, व्हिच मेक्स मी थिंक कि ये कनेक्शंस आखिर कितने पीछे तक ट्रेस कर सकते हैं। वेल, एक पॉपुलर बिलीफ के अनुसार वास्को ड गामा, जो समुद्री रास्ते से इंडिया आने वाला है पहले यूरोपियन माने जाते हैं, दरअसल उसे अफ्रीका में मौजूद एक गुजराती ट्रेडर इंडिया तक लेकर आए थे, ऐसा माना जाता है। अब ये तो एक पॉपुलर बिलीफ है, लेकिन जब हमने इस दिशा में थोड़ी और छानबीन की तब पता चला कि ये इंडो अफ्रीकन रिलेशंस तो सेंचुरीज ओल्ड है। इतना कि कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स तो खुद को भगवान राम के बेटे कुश के डिसेंडेंट्स मानते हैं और खुद को कुशाइट्स ये कहते हैं। एक्चुअली जब एक इंडियन मंक स्वामी कृष्णानंदा इथोपिया के किंग हेली सेलेसी से मिलने गए थे और उन्होंने किंग को रामायण गिफ्ट की, तब किंग हेली ने उस बुक को देखते हुए तुरंत कहा कि उन्होंने तो ये बुक ऑलरेडी पढ़ चुकी है क्योंकि वो खुद एक कुशाइट है। सो ये सबसे ये बात तो तय है कि अफ्रीकन कंट्रीज और इंडिया के बीच में कुछ क्लोज रिलेशंस थे एंड हो सकता है ट्रेडिंग भी होता था। नाउ ऑब्वियसली उन दिनों हम सब जानते हैं समुद्री पोर्ट्स के जरिए ट्रेडिंग होती थी, जिसमें ऑफ कोर्स जान माल हर चीज का बहुत ज्यादा खतरा होता था। बट तो इथोपिया में आज जब हम वहाँ के लोकल स्कूल्स में कुश नाम के कैरेक्टर के फादर के रेफरेंसेस पढ़ते हैं, तब उनमें राम की जगह हैम लिखा हुआ है। और स्वामी कृष्णानंदा के अनुसार वेस्टर्न सिविलाइजेशंस राम को काफी टाइम तक राम RHAM बोला करते थे, जो बाद में चलकर R हट के हैम बन गया। ऑल्सो हमारे खुद के कई हिंदू रिलीजियस बुक्स में ऐसा मेंशन है कि भगवान राम के दोनों बेटे लव और कुश को आधी आधी दुनिया दी गई थी, जिसमें से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पूरा स्पेसिफिकली कुश के हिस्से में आया था। इन बुक्स में अफ्रीका के टॉल ग्रासेस के कारण उसे कुश द्वीप कहा गया है, क्योंकि ग्रास को संस्कृत में कुश कहते हैं एंड रिजल्टिंगली इस कुश द्वीप में बसने वाले लोगों को कुशाइट्स कहा गया है। बट चलो, अगर आप ये सोच रहे हो कि अब तक हमने जितने भी कनेक्शन डिस्कस किए वो तो माइथोलॉजी है, तो अब चलो हिस्ट्री की भी बात करते हैं।
आज से 2500 साल पहले प्रेजेंट डे तांजानिया के एंशिएंट पोर्ट राप्टा में इंडियन पॉटरी और ग्लास आर्टिफैक्ट्स मिले हैं और केरला के एंशिएंट पोर्ट मुजिरिस में अफ्रीकन ओरिजिन के आइवरी, गोल्ड और अफ्रीकन वुड से बने आर्टिफैक्ट्स भी मिले। फर्स्ट सेंचुरी एडी के ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी इंडिया और ईस्ट अफ्रीका के रिलेशंस का क्लियर मेंशन है एंड इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट कामसूत्रा में भी अफ्रीकन इबोनी, स्पाइसेस और ऑस्ट्रिच फेदर्स का मेंशन किया गया है। इसके बाद आते हैं मॉडर्न टाइम्स पर। मॉडर्न टाइम्स में अफ्रीका में हिंदुइज्म का एक बूम शुरू हुआ था कॉलोनियल पीरियड में, जब ब्रिटिशर्स द्वारा इंडियंस को लेबरर्स के तौर पर अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि मॉरिशस हो गया, साउथ अफ्रीका, युगांडा और घाना, ऐसे एरियाज में ले जाया गया था। और तो और आप मानोगे नहीं, मॉरिशस के फादर ऑफ नेशन भी इंडियन ओरिजिन के ही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मॉरिशस वो पहला अफ्रीकन देश था जिसमें 1834 से 1920 के बीच करीब 5 लाख इंडियन लेबरर्स पहुंच गए थे, जिनमें से फिर 2/3 वहीं परमानेंटली सेटल हो गए थे। इन सेटलर्स का वहां पर आज इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है कि पिछले कुछ दशकों से वहां के प्रेसिडेंट्स और पीएम्स भी हिंदू कम्युनिटी से ही बन रहे हैं। देन दूसरा देश है युगांडा, जिसमें अगेन मॉरिशस की तरह, लेकिन उससे हल्का सा कम, करीब 40,000 इंडियंस को एज लेबरर्स ले जाया गया था। लेटर जैसे ही कॉलोनियलिज्म खत्म हुआ, अगेन काफी इंडियंस वहीं रुक गए और इस सेटल इंडियन कम्युनिटी का इवेंचुअली इतना बढ़ गया कि युगांडा की 90% इकोनॉमी चलने वाली इस कम्युनिटी को डिक्टेटर इदी अमीन ने जब अपने देश से एक्सपेल कर दिया था, ये बहुत ही इनफेमस इवेंट है, तो देखते ही देखते युगांडा की पूरी इकोनॉमी ही कोलैप्स हो गई थी, जिसे बचाने के लिए, जिससे ओवरकम करने के लिए अभी 1992 में ही युगांडन गवर्नमेंट को मजबूरन उन्हें वापस बुलाना पड़ा। जितने गए थे ऑफ कोर्स वो वापस नहीं आए, पर उसके बावजूद भी आज युगांडा में 30,000 इंडियंस हिंदूज रहते हैं और उनकी फैक्ट्रीज एंड अन्य वेंचर्स की वजह से युगांडा का 65% डोमेस्टिक रेवेन्यू अकेले इस इंडियन कम्युनिटी से ही आता है। तीसरी कंट्री है साउथ अफ्रीका, जिसकी नेटल प्रोविंस में 1860 से लेकर 1866 के बीच सिर्फ 6 सालों में करीब 6,000 इंडियन लेबरर्स बसाए गए थे। बट फिर 19th सेंचुरी में उसका एक दूसरा शहर डरबन इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेंटर बन गया और इसीलिए वो इंडियंस नेटल से डरबन शिफ्ट हो गए। चौथी और सबसे मेजर कंट्री घाना, यहाँ तो लिटरली वहाँ रहने वाले अफ्रीकन हिंदूज का नंबर इमिग्रेटेड इंडियन हिंदूज से भी ज्यादा है। इनके बनने की शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे इंडियन सोल्जर्स वॉर के बाद वहाँ पर जाकर परमानेंटली सेटल हो गए थे। वहाँ सेटल होते वक्त ये सोल्जर्स ऑफ कोर्स अपने रिलीजन को भी वहाँ पर साथ लेके चले गए, बट फिर हुआ ये कि क्योंकि वहाँ पे लोगों को फोर्सफुली हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं की गई, अपने आप धीरे धीरे वहाँ के लोकल्स भी हिंदुइज्म से काफी अट्रैक्ट और इन्फ्लुएंस होने लग गए थे। एंड यही वजह है कि इस देश में हमें हमारे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जवाब भी मिलेगा कि अफ्रीकन्स को आकर हिंदुइज्म अपनाकर क्या मिल रहा है, क्योंकि मिशनरीज की तरह कन्वर्ट होने के लिए अफ्रीकन्स को पैसे बांटने का पर्सनली हमें कोई प्रूफ नहीं मिला है। एंड इसलिए जब हमने हल्का सा और रिसर्च किया, वी गॉट दिस इंफॉर्मेशन। अफ्रीकन हिंदू मोनास्ट्रीज, ये 1975 में बना घाना का पहला हिंदू टेम्पल या फिर मोनास्ट्री है, जिसे स्वामी घनानंद सरस्वती जी ने बनाया था। स्वामी घनानंद जी के पेरेंट्स ओरिजिनली क्रिश्चियंस थे, पर जब स्पिरिचुअलिटी से जुड़े अपने कुछ सवालों को लेकर वो इंडिया आए, तो ऋषिकेश के स्वामी कृष्णानंदा से इंस्पिरेशनल और शिक्षा लेकर वो खुद एक हिंदू स्पिरिचुअल लीडर में कन्वर्ट हो गए और फिर इन्हीं हिंदू प्रीचिंग्स को अपनी होम कंट्री घाना में फैलाने के लिए उन्होंने कैपिटल अक्रा में वहाँ के पहला हिंदू टेंपल भी स्थापित किया। आज इस टेंपल का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट इसकी एक स्टोरी भी काफी वर्ल्ड पॉपुलर है, जिसमें ऐसा बताया है कि एक मुस्लिम लोकल जमार बारूडी अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी मेंटेन करते हुए भी सिर्फ अपनी मन की शांति के लिए इस मंदिर को विजिट करते हैं। अब अफ्रीकन हिंदूज क्यों बन रहे हैं, अगर इस पर हल्का सा और सोचे तो ऐसा भी हो सकता है शायद कि कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक रिलीजन नहीं है, बल्कि रेसिज्म को रोकने का भी एक तरीका है। भक्ति तीर्थ स्वामी के जरा ये स्पीच सुनिए। Is simply being used by the soul. If we develop that genuine understanding, then there is no difficulty in you having a white coat or he having a red coat or me having a black coat. These distinctions no longer become such a dominant factor in one's life. क्लियरली वो भगवत गीता की मदद से ज्यादा सोशली एक्सेप्टेड फील करते हैं और इसीलिए वो इसी की मदद से रेसिज्म को खत्म भी करना चाहते हैं। ऑल्सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक और एक पर्सपेक्टिव है, हर एक इंडियन फॉरेन कंट्री में इंडिया का गुडविल एम्बेसडर होता है। एंड लकीली अगर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की ही बात करें तो पिछले 250 इयर्स से इंडियंस दूसरे कंट्रीज में बसते आए हैं एंड ओवर द पीरियड वो उन देशों के मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स भी बने हैं। सो क्या ऐसा नहीं पॉसिबल है कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज को सक्सेसफुल मानकर हम इंडियंस उनकी हर एक चीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, क्या वैसा ही कुछ इफेक्ट अफ्रीका के सक्सेसफुल इंडियन डायस्पोरा का वहाँ के इंडिजिनस पॉपुलेशन पे नहीं हो रहा हो सकता? ये भी तो वन ऑफ द मेजर रीजंस हो सकता है कि अफ्रीकन हिंदुइज्म को अपना रहे हैं। अब ऑनेस्टली ये प्योरली एक थॉट है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि इस पर आपका क्या कहना है। आपके जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में प्लीज शेयर कर लेना।
यार मतलब मुझे ये क्या बात बोलूं। आगे समझ में आई है कि अफ्रीका में भी जितने लोग हैं, जितने अफ्रीकन देश हैं, इनमें सारा हिंदू मजहब फैल रहा है। अबे ये यार। लोग आ रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं, ऐसे ये चीज पता यार चलती है। देखो, आप खुद अंदाजा लगाओ ना भाई, ये वो देश तो उधर 12,000 थे, अभी 2.5 लाख। हाँ, ऐसे देखे ना कितनी तादाद बढ़ी गाना में और जितने देश हैं उन्होंने सारे लोग घर हिंदुइज्म- वापसी कर रहे हैं वही ना। बाजार। देखो यार, इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म तो हाँ। भाई ये हिंदुइज्म ही है। हाँ, फिर लोग और मजहब मॉरिशस के एक वजीर आजम और फिर प्राइम और मिनिस्टर और लोग सदर और भी। धर्मों में शिफ्ट हो गए, लेकिन अब वो घर वापसी कर हाँ। रहे हैं। और जहाँ तक मॉरिशस की बात है, वो तो चल ही इंडिया पे रहा है। ये देख हाँ ना, उसका तो वजीर आजम भी इंडियन इंडियन है, है। प्राइम मिनिस्टर सदर भी इंडियन है, सारा चीज ही इंडियन है। देखो ना भाई, अफ्रीकन देशों में हिंदू 65% चीजें चला रहे हैं। हाँ। अगर हिंदू वहां पर नहीं, भारतीय हिंदू हाँ, भाई युगांडा हाँ, में युगांडा में अगर भारतीय नहीं तो समझो वो देश देश ही नहीं, 60% वो चला रहे हैं। 65। हाँ, 65%, फिर सारा देश ही हिंदू चला रहे हैं। फिर आप अंदाजा लगाएं। और भाई देखो, इसमें कोई शक की बात नहीं, जब भाई बंदा भगवान जी के बारे में सुनता है, जानता हाँ। है, मानता है, समझता है सब कुछ, तो भाई वाकया में हिंदू धर्म का तो वो दिल से फैन हो जाता है। और वो कहता है, उसका मन करता है कि भाई उसमें आए। बिल्कुल। तो आज तभी तो ये इस दुनिया के अंदर हिंदुइज्म इतना तेजी से फैल रहा है। ये- देखो आज अफ्रीकन देशों में भी गोली बिल्कुल, सिस्टम हो इससे रहा है। ये बात पता चलती है कि ये बहुत अरसे पहले की कोई ऐसा, बहुत अरसा पहले ये इंडिया और अफ्रीका के जो देश हैं, इनमें आना जाना या तजारत थी। ऐसे ये पता चलता है कि उधर लोग गए, फिर उधर ही रह हाँ, गए, क्या? उन्होंने अपना कारोबार उधर ही सेटल कर लिया। हाँ। फिर फैलता है ना। जाहिर बात है। अगर 10-15 घर आज से 100 साल पहले, फिर देखो वो ना, पूरी आबादी बन अफ्रीकन जाती। देशों में मुसलमान भी है, हाँ, मंदिर में मुसलमान आ भी। रहे हैं अपने मन की शांति के लिए। बिल्कुल। आप खुद अंदाजा लगाओ कि मुसलमान भी कितने ज्यादा होते जा रहे हैं बिल्कुल। धर्म से इंस्पायर। लेकिन अब आगे देखते आगे होता है क्या। तो